क्या हम सब इस सोसाइटी में इक्वल है? क्या हम सबको एज अ ह्यूमन बीइंग सेम राइट्स एंड मिले हुए हैं और हम सेम ड्यूटीज फॉलो करते हैं? क्या जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो अभी बहुत ही एज अ वाइड कॉन्सेप्ट एंड एज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया गया है? अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स का इक्वालिटी के बारे में क्या सोचना है और कितने टाइप्स की इक्वालिटी होती है? तो आज की ये वीडियो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देगी। सो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ मी प्रीति बोरा। तो जो इस चैनल पे नया है मैं उसे बताना चाहूँगी कि ये पॉलिटिकल थ्योरी का कोर्स चल रहा है, स्पेसिफिकली फोकस्ड टू यूजीसी नेट जून 2020 और पीएसआईआर ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप हो जाएं एंड आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी देखिए तो एक प्रिस्क्रिप्टिव टर्म है, यानी कि हमें जो इक्वालिटी है कि सबके लिए समान अधिकार वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि ये तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैन एज अ ह्यूमन बीइंग दो चीजें उसमें है, एक तो रीजनिंग उसमें कैपेबिलिटी है, दूसरा जो मैन है वो रैशनल मैन है। एंड जो मैन है उसको गॉड ने सारे इंडिविजुअल्स को इक्वली बनाया है। सो इन द आईज ऑफ गॉड ऑल मेंस आर इक्वल। लेकिन जैसे वो सोसाइटी में बॉर्न हो जाते हैं उसके बाद आती है इनइक्वालिटीज, यानी कि जो इक्वालिटी है वो एक रिलेटिव टर्म भी है, उसको हम इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी देखते हैं। और जब हमें लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में इनइक्वालिटी है देन हम उसको फाइट करते हैं, रिफॉर्म्स होते हैं, रेवोल्यूशंस होते हैं एंड देन एक इक्वल सोसाइटी बनती है। अब इक्वालिटी को हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स में, काफ़ी सारे पॉलिटिकल ऑर्डर में इंजॉय कर पाते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी में होती है कि वेलफेयर स्टेट, सोशलिज्म की अलग डेफिनेशन है इक्वालिटी की, कम्युनिज्म की अलग डेफिनेशन है, कैपिटलिज्म में इक्वालिटी की अलग नोशंस हैं। इक्वालिटी ऑफ व्हाट? इक्वालिटी ऑफ सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारे राइट्स। और इक्वालिटी एज अ राइट ये यूनिवर्सल राइट है। इसमें जो वैल्यूज है एंड जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव है। क्यों? जैसे हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ते हैं हमें अपने राइट्स पता चलते हैं, अवेयरनेस बढ़ती है, हम उस पर क्वेश्चनिंग करते हैं कि अगर सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट काफ़ी रिफॉर्म्स एंड रेवोल्यूशंस आते हैं। इसका मेन एम्फेसिस होता है यूनिवर्सल सिटीजनशिप पे। तो देखिए थोड़ा हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि एरिस्टोटल के टाइम में जो उनकी बुक थी द पॉलिटिक्स, उनमें उन्होंने जो सोसाइटी थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड है ऐसा बताया था कि नोबेलिटी होती थी, फिर सिटीजन, देन स्लेव्स। और हमारा जो हिंदुइज्म का वर्ण सिस्टम हो गया, देन फ्यूडलिज्म, मिडिवल वाला जो पूरा टाइम था, कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म और इकोनॉमिक एक्सेसिव जो लिबर्टी है, इसके चलते चलते बहुत सारे इनइक्वालिटीज हमारी सोसाइटी में जनरेट हो गई एंड इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, मॉरल, ये सारे राइट्स। और सिर्फ ये राइट्स नहीं बल्कि बेसिस ऑफ एज, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, रिलीजन, कम्युनिटी, आइडेंटिटी बेसिस पे, वेल्थ एंड नॉलेज बेसिस पे काफ़ी इनइक्वालिटीज हमारी सोसाइटी में हमें देखने को मिलती हैं। और ब्रायन टर्नर के हिसाब से जो इनइक्वालिटीज है ये मल्टी डायमेंशनल होती है, यानी कि अगर हम एक टाइप की इनइक्वालिटी अपनी सोसाइटी में जनरेट कर देते हैं तो उससे काफ़ी दूसरी टाइप की जो इनइक्वालिटीज हैं वो खुद ही क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट करें तो सोशल इनइक्वालिटी हो जाती है, फिर उससे पॉलिटिकल, देन साइकोलॉजिकल, ऐसे। एंड देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किसके पास कितनी पावर है, किसकी क्या क्लास है, नॉलेज बेसिस पे, एबिलिटी बेसिस पे, ये सारे इनइक्वालिटीज हमारी सोसाइटी में जनरेट हो जाती है। अब देखिए पुराने ज़माने से इनइक्वालिटी के खिलाफ काफ़ी रिवॉल्ट, रिफॉर्म्स एंड रेवोल्यूशन चलते आ रहे हैं, तो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो एंशियंट ग्रीक में जीनो ने एक स्टोइक स्कूल बनाया था जिसका कोर आइडिया था कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, बिकॉज उनके हिसाब से ऑल मैन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। तो सबको यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल सिटीजनशिप मिलनी चाहिए एंड यूनिवर्सल उनके राइट्स इक्वल बेसिस पे रिकॉग्नाइज होने चाहिए। और ये स्लेवरी को बहुत ही ज़्यादा अपोज करते थे बिकॉज उस जमाने में स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी। देन 212 एडी में जो एम्पेरल थे कैराकल,
उन्होंने जो रोम के सिटीजन्स थे उनको एज अ फ्री सिटीजन उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। और उसके बाद अगर मैं रिलीजियस टर्म में सेंट पाओ को कोट करूं, तो उन्होंने जो जेलेटिन्स थे उनके साथ बोला था कि यहाँ पे कोई भी ज्यू नहीं है, ना ही कोई ग्रीक है, ना ही कोई मेल है, ना ही कोई फीमेल है, ना ही कोई बॉन्ड है, ना ही कोई फ्री है, बल्कि सब जीसस क्राइस्ट की नज़र में इक्वल हैं एज अ इंडिविजुअल। फिर फिर ये स्ट्रगल अगेंस्ट इक्वालिटी काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। पहले हमने स्लेवरी को अपोज किया, देन हमने फ्यूडलिज्म को अपोज किया, फिर हमने कॉलोनियलिज्म को, इंपीरियलिज्म को, देन इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, इक्वल स्टेटस एंड इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इक्वल कंडीशन, इक्वल इन्वायरमेंट, ये सारी अलग अलग डायमेंशंस निकल के आई इक्वालिटी की। Britain Revolution 1647 and 1688, and then American Revolution 1778, फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबका कोर आइडिया क्या था? कोर आइडिया यही था कि सबके जो राइट्स हैं वो इक्वल बेसिस पे मिले। फिर इक्वालिटी ऑफ जस्टिस, जस्ट सोसाइटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल लीगल राइट्स, ये सारी जस्टिस की डायमेंशन निकल के आई। उसके बाद जब लेसस फेरे जो कैपिटलिज्म सिस्टम था, फ्री मार्केट सिस्टम था, उससे काफ़ी जो वर्किंग क्लास है उनका सब्जुगेशन हुआ। देन सोशलिज्म निकल के आया, उसके बाद कम्युनलिज्म, और फिर ऐसे ऐसे करके काफ़ी डेवलपमेंट हुई इन द परस्यूट टू फाइंड इक्वालिटी। और इसकी सबसे बड़ी जो सक्सेस है वो हमें दिखती है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 के अंदर राइट टू इक्वालिटी है, और जो हमारा प्रेम्बल है उसमें भी इक्वालिटी काफ़ी अच्छे से मेंशन है, आर्टिकल नंबर 335 में है। और ये सारे आर्टिकल्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, मैंने अलग से कोर्स बना रखा है इंडियन पॉलिटी पे, तो आप वो वहाँ से रेफर कर लीजिएगा। और एक एक आर्टिकल को बहुत ही डिटेल में विथ एक्सेप्शंस विच इज़ विथ उसके सेलिएंट फीचर्स, लिमिटेशन, सब एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वो कोर्स भी ज़रूर देखें। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि जो बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके हिसाब से इक्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले मैं कोट करना चाहूँगी लास्की को। तो उनके हिसाब से कोई भी आइडिया इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है पूरे पॉलिटिकल साइंस में जितना कि इक्वालिटी है। और उनके हिसाब से बहुत ही गलत होगा कि अगर हम एक मैथमेटिशियन को के स्किल्स को कंपेयर करेंगे एज अ ब्रिकलेयर से, तो इक्वालिटी हम नहीं मेंटेन कर सकते इस हिसाब से। तो इसका मेन एम्फेसिस क्या है? इसका मेन एम्फेसिस है कि अगर हम अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं तब भी इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी जब होती है कि जब हम इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करते हैं। यानी कि अगर मैं कोई रेस स्टार्ट कर दूं, उसमें सारे तरीके के एज के लोग, अलग अलग फिजिकल इम्पेयरमेंट वाले लोग और बहुत एक्टिव लोग भी उस रेस में इकट्ठे खड़े हैं, तो ये बहुत ही अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा। बल्कि मुझे इक्वल्स के साथ इक्वल की रेस करानी चाहिए, तभी जाके एक सोसाइटी इक्वल सोसाइटी होती है। और इक्वल्स को ही अगर हम इक्वालिटी के साथ ट्रीट करेंगे तभी एक्चुअल इक्वालिटी है। और अनइक्वालिटी काफ़ी फेसेस में देखी जा सकती है, जैसे कि बेस्ड ऑन बर्थ, नॉलेज, वेल्थ, स्टेटस। और इनका मानना यह है कि अगर हमें इनइक्वालिटी से फाइट करनी है तो जो सोशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं उनको हमें कम से कम करना चाहिए एंड एक इक्वल एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, ताकि सोशो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब हॉब्स के हिसाब से भले ही इक्वालिटी ऑफ एबिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ सेटिस्फाइंग देयर वांट्स डिफरेंट हो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी सेम टेंडेंसी होती है सबको हार्म करने की, यानी कि एक दूसरे को हार्म करने की, और लीगल जो राइट्स है उनको एंजॉय करने की। तो अपार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंसेस हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लॉक का ये मानना है कि ह्यूमन बीइंग के पास इक्वल राइट्स हैं कि वो फ्रीडम एंड राइट टू प्रॉपर्टी इंजॉय कर सके। और जो ह्यूमंस है वो भले ही सेम हो, इक्वल हो, लेकिन उनकी अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं एंड कैपेबिलिटीज़ होती हैं। अगर हम सबको सेम स्फेयर में रख देंगे तो जो इक्वालिटी की रियल एसेंस है हम उन उसको इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, और जो इससे क्या होगा कि फर्दर इनइक्वालिटी हो जाएगी। नेक्स्ट कम रोज्यू। रोज्यू के हिसाब से, रोज्यू की तो एक थ्योरी है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ जनरल विल, यानी कि
एक सिविलाइज सोसाइटी में हम अपना जो सर्वाइवल है उसको इंश्योर करने के लिए अपने कुछ फ्रीडम्स हम अबैंडन कर देते हैं, ताकि एक सिविलाइज्ड इक्वल सोसाइटी बने बेस्ड ऑन जनरल विल। उसके बाद आते हैं इमैनुअल कैंट। उन्होंने कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स फॉर्मुलेट किए थे ताकि वो यूनिवर्सल ह्यूमन जो राइट्स है, ह्यूमन बीइंग के राइट्स है एज एन इक्वालिटी, उसको फर्दर वाइडन कर सके और उसका एक्चुअल एसेंस समझा सके। तो ये तो हम बहुत ही डिटेल में जब हम इमैनुअल कैंट को डिस्कस करेंगे तब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इनके हिसाब से जो ह्यूमन बीइंग है उनके सबके जो रैशनल जो चॉइसेस हैं, जो उनके रैशनल डिसीजंस हैं, उनको रिकॉग्निशन इक्वल वे में मिलनी चाहिए। तो देखिए, इक्वालिटी डील करती है इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, यानी कि सबकी डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट को हम इक्वली ट्रीट करें एंड सबको जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके उनको इंजॉय करने का इक्वल चांस दें। अब बात कर लेते हैं बार्कर की। बार्कर के हिसाब से जो इक्वालिटी है वो डेरिवेटिव टर्म्स है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर मीन्स मिले हैं किसी एक पर्टिकुलर जो अपने डिजायर्स हैं और जो अपने जो राइट्स है उसको एंजॉय करने का, अनदर पर्सन को भी सेम मीन्स मिलने चाहिए। और अगर सेम नहीं है तो उसको सेम बना दो वाया सोशल एंड वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि मीन्स और एंड्स में इक्वालिटी दिखनी चाहिए। रफेल के हिसाब से जो इक्वालिटी है वो इस सेंस में कि राइट टू इक्वालिटी टू एंजॉय सम बेसिक ह्यूमन नीड, यानी कि जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स है उसको वो फुलफिल करने में इक्वालिटी हो, चाहे उनकी कैपेबिलिटी और मीन्स भले ही डिफरेंट हो। ई एफ कैरियट के हिसाब से जब तक कि हमें लगता है कि सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए, कि सबके पास इक्वल राइट्स है किसी एक राइट को, किसी एक एंड को फुलफिल करने के लिए, तब तक हम उनको इक्वल ट्रीटमेंट दें। और इसकी सिर्फ एक लिमिटेशन आती है कि जैसे ही हमें पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, तब हम उसी इक्वल जो ट्रीटमेंट है उसको बीच कर सकते हैं, जिसका जो एंड जो बेसिस है वो है इक्वल ट्रीटमेंट एज एन एंड कॉल फॉर कलेक्टिव राइट, यानी कि यूनिवर्सल इक्वालिटी। अब मिकाइल बेकमिन के हिसाब से पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट इक्वल इकोनॉमिक राइट्स ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, लाई है और अगेंस्ट द नॉर्म ऑफ इक्वालिटी है। थियोडर बिकेल एक यूनिवर्सलिस्ट थे जो कि ट्रू सेंस ऑफ इक्वालिटी को सपोर्ट करते थे इन अ फैमिली। फेगलर के हिसाब से जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये एज अ फ्रीडम हम ट्रीट करते हैं, बट इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स इज अ रिप्रेशन, और वो क्लैश करती है सीधे सीधे मेरिट के साथ। तो ये सारे टर्म्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आउटकम हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फ्रॉम के हिसाब से मेन आर बॉर्न इक्वल बट डिफरेंट एज वेल, यानी कि जो मेन है वो इक्वल तो पैदा हुए हैं बट डिफरेंट भी हैं काफ़ी चीज़ों में। डॉर्किन सपोर्ट करते हैं मॉरल इक्वालिटी को, ताकि सबको इक्वल डिग्निटी मिल सके, इक्वल रिस्पेक्ट मिल सके और हम एज एन इंडिविजुअल जो हमारी सोशल इक्वालिटी है उसको एंजॉय कर सके और सबको इक्वल ट्रीट करें। अब ब्रायन टर्नर की एक बुक आई थी इक्वालिटी, जिसमें उन्होंने इक्वालिटी को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट इक्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी, सेकंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, थर्ड इक्वालिटी ऑफ कंडीशन एंड फोर्थ इक्वालिटी ऑफ आउटकम। तो इन सबको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी, ये बेसिक इसका एम्फेसिस है कि इक्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल की तरफ की सारे जो ह्यूमन बीइंग है वो इक्वल पैदा हुए हैं और उनके पास इक्वल राइट्स हैं, इक्वल ड्यूटीज हैं और एज एन ह्यूमन बीइंग उनके अंदर रीजंस हैं एंड रैशनल बीइंग है वो, और गॉड की आइज में वो सब इक्वल हैं क्योंकि उनका नेचर, उनकी डिग्निटी, उनकी सोल, उनका एक्सप्रेशन ये इक्वल है। और आर एच टाउनी ने जो ये सोशल इक्वालिटी है इसको क्रिश्चियनिटी के अंदर डिस्क्राइब किया था कि एज अ फिनोमेना ऑफ चाइल्ड ऑफ गॉड सब लोग इक्वल हैं। अब आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब यह है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने राइट्स एंजॉय करने के। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई बच्चा चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, चाहे वो अमीर है गरीब है, चाहे वो अपर स्टेटस से आता है या लोअर स्टेटस से आता है, चाहे वो कोई भी कास्ट का है, कोई भी रेस का है, कोई भी कम्युनिटी का है, कोई भी कलर का है, तो उसको इक्वल राइट है कि वो अपनी एजुकेशन पूरी कर सके। लेकिन क्या ऐसे सच में होता है? कभी कभार इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो हमें बैक करती है, हमें पुल करती है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी होती ही नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके एजुकेशन। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 21A के अंदर
लिखा गया है कि इक्वल जो सबको एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये हमने उनको एज इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी है, ताकि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया कि चलो उनको एलिमेंट्री एजुकेशन दे देंगे, वो पढ़ेंगे मेरिट के हिसाब से, देन फर्दर स्कॉलरशिप्स वगैरह होती हैं काफ़ी उनको, जो अगर उनके पास वेज नहीं थे उनको वेज दे दिए हैं, ताकि वो एंड रिजल्ट्स तक जो इक्वालिटी है उधर तक पहुंच सके। तो ये है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है मेरिटोक्रेसी को और इक्वल डेवलपमेंट को, और स्पेशली एजुकेशनल डेवलपमेंट को, क्योंकि जो फर्दर जो डेवलपमेंट है वो सब एजुकेशन पे डिपेंडेंट होती है। देन कम्स इक्वालिटी ऑफ कंडीशन। इक्वालिटी ऑफ कंडीशन बोलता है कि जो सबके लिए जो सिचुएशन है वो सेम होनी चाहिए, और अगर सेम नहीं है तो हमें सेम कर देनी चाहिए। जैसे वो रेस वाला एग्जांपल, कि अगर कोई रेस स्टार्ट हो रही है तो जो वेट की भी कैटेगरीज होती है, पैरा एथलीट्स अलग होते हैं, नॉर्मल एथलीट्स अलग होते हैं, एंड मतलब ये किस लिए होता है, हम सबको इक्वली क्यों नहीं, हम सबको एक ही रेस क्यों नहीं दौड़ा सकते, सबके लिए इतना अलग अलग क्यों हमने ट्रीटमेंट करा है? बिकॉज वो सब इक्वल नहीं है, मतलब कंडीशन उनकी इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम जो इक्वल्स हैं उनको उसी पैरामीटर में, उसी कंडीशन में हम इक्वालिटी जनरेट कर सकते हैं, और हम उनको उस पर्टिकुलर मीन्स देके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका मेन एम्फेसिस होता है सेल्फ रियलाइजेशन में, और मार्गरेट थैचर ने भी बोला है कि देयर इज अ राइट टू बी अनइक्वल। अनइक्वल होने का भी एक राइट है, क्योंकि कोई भी जानबूझ के अनइक्वल नहीं होना चाहता। इसके बाद आता है इक्वालिटी ऑफ आउटकम ऑफ रिजल्ट्स। अब आज का लास्ट टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स बोलता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द रेस हमारे जो आउटकम्स है वो सेम होने चाहिए, सेम मोरलेस सिमिलर होना चाहिए है। और इसका मेन एम्फेसिस होता है इनइक्वालिटी को ट्रांसफॉर्म करने में इक्वालिटी के तरफ। तो एज एन एग्जांपल, जैसे जब पहले इंडिया में जब वर्ण सिस्टम था, तो जो लोअर क्लास क्लास थी वो एज अ स्लेव एक्ट करती थी, और फिर फर्दर उनकी जो जनरेशन थी वो पुअर हो गई, और वो बहुत ही एज अ मैटर ऑफ टाइम पीछे चले गए। तो उनको इक्वल पोजीशन में लाने के लिए हमने रिजर्वेशन रखी एजुकेशन में, ताकि उनको एक सपोर्ट मिल सके और अपनी जो कम्युनिटी है उसके जो गोल्स हैं उसके लिए वो लड़ सके। और ये कैसे आता है? ये आता है वेलफेयर स्टेट के थ्रू, पॉलिटिकल एक्शंस के थ्रू, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू। लेकिन इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इस इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स के चक्कर में एक स्टैग्नेशन हो गई है, इनजस्टिस हो रहा है, और प्रोग्रेशन और मॉडर्निटी के अगेंस्ट है ये। और फ्रेडरिक हैयक एंड कीथ के हिसाब से ये इकोनॉमिक कॉस्ट होती है जो कि हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए देते हैं, बिकॉज उसके काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, कि जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं वो भी काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं, इकोनॉमिक राइट्स इम्पैक्ट होती है, और मोरलेस एक सिचुएशन ऑफ टायरनी भी हो सकती है। और कभी कभार इक्वालिटी हम इस्टेब्लिश करने के चक्कर में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के जरिए हम इनजस्टिस करते हैं रिच के साथ, क्योंकि उनको अपना जो वेल्थ है वो शेयर करनी पड़ती है। बट इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा इन लिबर्टी चैलेंज होगी, बहुत ज़्यादा इक्वालिटी चैलेंज होगी। देन ये राइट्स के भी कोई मायने नहीं रहेंगे अगर वो सबके लिए नहीं होंगे तो, और किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए होंगे तो। इसलिए हम ये सारे जो चीज़ें हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, और हम इक्वालिटी की लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डायमेंशंस देखेंगे। ये देखेंगे कि लिबर्टी और इक्वालिटी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री है, इक्वालिटी एज अ जस्टिस कितना आगे बढ़ा है, और अभी भी कई स्फीयर में इनइक्वालिटी है तो क्यों है, और किन किन एरिया में हमें इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। ये सारे टॉपिक्स हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको पॉलिटिकल थ्योरी का कोर्स है वो रेगुलर एक्सेस हो सके, और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।